नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन। कहा भारत बनेगा तीसरी बड़ी इकोनॉमी। ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर पर सरकार का फोकस। Now, as Prime Minister of India, your mission is दुनिया के विकास के लिए भारत का विकास। You are working on the mantra of global good and make India the world's growth engine. वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुकेश अंबानी ने कहा 2047 तक $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा भारत। गौतम अदानी करेंगे 5 साल में गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश। टाटा ग्रुप के चेयरमैन बोले लिथियम आयन और डिफेंस एयरक्राफ्ट प्लांट करेंगे शुरू। A huge gigafactory for 20 gigawatts of lithium-ion batteries in Sanand. The project should start construction in the next couple of months. निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। ऑल टाइम हाईस पर पहुंचा रिलायंस। सेंसेक्स 272, निफ्टी 74 अंक चढ़ा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को कांग्रेस ने ठुकराया। सोनिया खरगे, अधीर रंजन नहीं जाएंगे अयोध्या, बताया बीजेपी आरएसएस का इवेंट। राम दरबार में लगेंगे सोने के 14 दरवाजे। अयोध्या में बजेगा 2.5 टन का घंटा। 108 फीट की अगरबत्ती भी पहुंची अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा तक आवाज पर रोज देखिए राम उत्सव। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नायन समेत दुनिया के कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिजनेस लीडर्स और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इससे मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रा, माइक्रॉन के सीईओ संजय मेहरोत्रा और अन्य ग्लोबल बिजनेस लीडर्स शामिल है। यह समिट 12 जनवरी तक चलेगा। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को स्थायित्व के एक स्तंभ के रूप में देख रही है। गुजरात भारत के भविष्य का गेटवे बनेगा। हमारा फोकस ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के सेक्टर्स पर है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। ये मोदी की गारंटी है। भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। और वाइब्रेंट गुजरात समिट में पीएम मोदी ने कहा कि अगले कुछ सालों में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में निवेश के बड़े मौके हैं। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एआई एंड इनोवेशन। आज भारत की प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इसका पूरा इकोसिस्टम। इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लगातार नए अवसर बन रहे हैं। आज अगर भारत की इकोनॉमी में इतना रेजिलियंस दिख रहा है,
अगर आज भारत की ग्रोथ में इतना मोमेंटम दिख रहा है तो इसके पीछे बड़ी वजह है बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर हमारा फोकस। इन रिफॉर्म्स ने भारत की इकोनॉमी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। और वाइब्रेंट गुजरात समिट में रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत 2047 तक 35 लाख करोड़ की इकोनॉमी जरूर बनेगा। साथ ही कंपनी ने गुजरात में बड़े पैमाने पर निवेश का वादा भी किया। Reliance will make Gujarat a pioneer in new materials and the circular economy. As a first step, Reliance is setting up India's first and world-class carbon fiber facility at Hazira. No power on earth can stop India from becoming a $35 trillion economy by 2047. And as I see, Gujarat alone will become a $3 trillion economy. और वाइब्रेंट गुजरात समिट में एसआर ने भी गुजरात सरकार के साथ बड़े एमओयू साइन किए। कंपनी ने किन क्षेत्रों में निवेश करेगी, इन मुद्दों पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की कंपनी के रेजिडेंट डायरेक्टर भावेन भट्ट से। सुनिए। एसआर ने भी गुजरात सरकार के साथ 55,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। आइए हम कंपनी के रेजिडेंट डायरेक्टर भावेन भट्ट से बात करते हैं। सर बताइए, हमने गुजरात में जो निवेश करने का लक्ष्य रखा है किस किस सेक्टर में होगा? नमस्कार केतन भाई। तो जो हमने 55,000 करोड़ के एमओयू जो टोटल हमने एग्जीक्यूट किए हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, उसमें 3 सेक्टर्स में हमने तय किया है कि हम निवेश करेंगे। एक ग्रीन हाइड्रोजन, जहाँ की हम लोग टोटल 30,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट होगा वो जो एक्चुअल इलेक्ट्रोलाइजर है हाइड्रोजन का, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, वो सलाया में लगेगा और उसकी जो आरई यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो पावर प्लांट्स हैं जो कि सोलर और विंड होगी, वो कच्छ में और देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में लगेगी। उसके बाद में जो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है वो 16,000 करोड़ के निवेश पे हम लोग हमारे जो सलाया का पावर प्लांट है उसका एक्सपेंशन हम प्लान कर रहे हैं। ये 2 × 800 मेगावाट यानी कि टोटल 1600 मेगावाट की कैपेसिटी का डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर प्लांट होगा और ये भी सलाया पे ही लगेगा। ये दोनों जो प्रोजेक्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन और सलाया का पावर प्लांट, इन दोनों के लिए जमीन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है सलाया में, जहाँ के हम ये लगाना चाहते हैं। और जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो वहीं सलाया में हमारा एक कमर्शियल पोर्ट बनाने का सुझाव है गवर्नमेंट को, जो कि जिसका हमने एमओयू किया है। उसमें हम लोग 10,000 करोड़ का निवेश टोटल कर रहे हैं। सो ये तीनों मिला के 55,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान है इन द नेक्स्ट 5 years। और आज तक ये एक रिकॉर्ड रहा है दैट हमारा हर प्रोजेक्ट वाइब्रेंट गुजरात की सक्सेस स्टोरी रहा है। और वेल्सपन ग्रुप ने आज गुजरात सरकार के साथ 55,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए। ग्रुप के चेयरमैन बीके गोयंका से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। सर बताइए, इस बार वेल्सपन को हम किस रूप में देखेंगे? कितना बड़ा एमओयू साइन किया है और कौन कौन से सेक्टर में? पुराने जितने भी एमओयू साइन किए थे, मुझे इस बात की बहुत खुशी है बताते हुए कि हमने सारे पूरे किए। और इस समिट में, जो कि समिट का मेन मुद्दा ही आज ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, एआई, आपने देखा होगा सुबह से क्या सब चर्चा जो हो रही है सब न्यू एनर्जी पे हो रही है। तो एज ए ग्रुप वी ऑल्सो वांट टू पार्टिसिपेट into the green hydrogen and green ammonia, and we have signed MOU for 1 million ton of green ammonia with state of Gujarat, which will be implemented by 2030 with an investment of 40,000 crores. इसके अलावा टेक्सटाइल में, जैसा कि आप जानते हो, we are the largest, one of the largest in the home textile globally. We are further investing around 1,500 crores to expand our existing capacity. And recently हमने एक कंपनी ली, वो Syntex, which is well-known brand for the plastics, and we are expanding in plastic areas in the Syntex under the brand name of Syntex in pipes and tanks and everything else around.
और अब बात करेंगे मार्केट की। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी रही। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 272 अंक चढ़कर 71,658 पर बंद हुआ। निफ्टी 74 अंक चढ़कर 21,619 पर बंद हुआ। रिलायंस भी ऑल टाइम हाइस पर पहुंचा आज के कारोबार में। तो ये आज का मार्केट का एक्शन था। दिन भर वॉलेटाइल रहने के बाद आखिरी मिनटों में एक तेजी हमने देखी और उसके बाद तेजी के साथ बंद हुआ, जिसमें रिलायंस की ओर से पूरा पार्टिसिपेशन आते हुए दिखा। मिड कैप्स में भी एक रौनक लौटती हुई दिखाई दी। लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। राम मंदिर के निर्माण में हर कोई अपने स्तर पर योगदान दे रहा है। देश की दिग्गज कंपनियों के भी इसमें खास भूमिका रही है। कुछ ऐसी ही कंपनियों के बारे में सुमित हर दिन हमें बताएंगे जिन्हें राम मंदिर के निर्माण में हाथ बटाने का सौभाग्य मिला है। ये जानते हैं आज वो कौन सी कंपनी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, अब क्योंकि सबसे पहला दिन है और सबसे पहले आप इस मंदिर के निर्माण की ही बात कर रहे हैं, तो उस कंपनी को ही मैं चुनूंगा जहां से निर्माण की शुरुआत हुई है, जिसको इस निर्माण से जुड़ा हुआ ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई पड़ा। तो लार्सन एंड टूब्रो, देश के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण, देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी को ये ऑर्डर मिला। और ये 2020 से ही लगातार इस कंपनी के साथ बातचीत चल रही थी, जो कि टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स के साथ कंसल्टेंसी के साथ मिलकर इन्होंने ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 16 नवंबर 2020 को ये ऑर्डर मिला। फरवरी से बातचीत थी, लेकिन 16 नवंबर को फाइनल साइन हुए और 215% तब से लेकर लार्सन एंड टूब्रो का स्टॉक अब तक चल भी चुका है। बढ़िया तेजी से दिखाई भी है। 22 जनवरी को इस मंदिर के पहले चरण का निर्माण पूरा होगा और इसके लिए एडिशनली 1000 से लेकर 1500 कर्मचारी जो है वो एल&टी ने डिप्लॉय किए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई पड़े। करीब करीब 2.7 एकड़ में इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर है। करीब 380 फीट इस मंदिर की लंबाई होगी और रफली 250 फीट के आसपास करीब इसकी चौड़ाई होगी। एक मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो कि एल&टी कर रहा है। रफली 3 मंजिल का ये राम मंदिर बनेगा और पूरी तरह से इसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और साथ साथ ताकि किसी भी तरह के बड़े से बड़े भूकंप को भी ये झेल पाए। इससे पहले भी एल&टी कई सारे मेगा स्ट्रक्चर्स बना चुका है, जिसके अंदर आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसके अंदर आता है लोटस टेंपल, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, रिलायंस की एक मेगा जामनगर रिफाइनरी, ये भी एल&टी की तरफ से ही कंस्ट्रक्ट की गई थी। इसके अलावा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टाटा स्टील का पैलेट प्लांट और आइकनिक वानखेड़े स्टेडियम, ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो कि देश में ऑलरेडी लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्ट कर चुका है। तो इसी तरह का एक और बड़ा नाम, एक और भव्य कंस्ट्रक्शन जो है वो अब लार्सन एंड टूब्रो की तरफ से होता हुआ देखेंगे। तो पहला नाम लार्सन एंड टूब्रो, जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। चलिए, तो ये रहा आपके सामने खास रिसर्च सुमित की तरफ से और किन कंपनियों का रहा योगदान, उसमें से एक कंपनी का यहाँ जिक्र करते हुए रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें लेकर आएंगे और राम उत्सव का स्पेशल कवरेज आपके लिए लेकर आएंगे एक ब्रेक के बाद। जल्द वापस आते हैं और अब स्पेशल कवरेज राम उत्सव। और राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मंदिर में लगातार काम चल रहा है। राम मंदिर में दरवाजे लगाने का काम चल रहा है। राम लला के गर्भगृह के मुख्य दरवाजे को देखिए, सोने से जड़ा ये दरवाजा बनकर तैयार हो गया है। राम लला के गर्भगृह के मुख्य द्वार पर लगाए गए इस दरवाजे में खूबसूरत नक्काशी की गई है। हालांकि अभी राम मंदिर में स्वर्ण जड़ित पहला दरवाजा लगाया गया है। अगले 3 दिनों में ऐसे 13 और दरवाजे लगाए जाने हैं। और ये तो रहा राम उत्सव से जुड़ा हुआ अपडेट और साथ ही आपको बता दें कि and deciding whether respondents have incurred disqualification under the 10th schedule of the Constitution of India. Thus, the preliminary issue that arises for my consideration before delving into the merits of disqualification petitions under the 10th schedule is, which among the two fractions was the real Shiv Sena political party, and consequently, who was the duly authorized leader and or the whip of Shiv Sena political party for the purpose of deciding the present disqualification petition. The other issue framed for my consideration in this group of disqualification petition is whether the respondents have incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution of India on account of their alleged acts and conduct.
Paragraph 84 deals with the principles which have been laid down by the Honorable Supreme Court. I'm not going to read out those. Those are a part of my order. I'll come to paragraph number 85 now. Thus, what emerges from the principles laid down by the Honorable Apex Court in that the question of who the real political party is has to be considered and determined after giving due weightage to 1. the constitution of Shiv Sena, 2. the leadership structure of the party, and 3. the legislative majority if 2 or more factions claim to be real political party. The question of who the real political party is hereinafter referred to as the preliminary issue. Since in these proceedings both in the previous paragraphs, I've recorded the submissions made by both the parties. I will come down to my observations and conclusions with regards to the preliminary issues. As stated earlier, the decision of the preliminary issue has to be taken after careful analysis of the constitution of Shiv Sena, the leadership structure of the party, and the legislative party majority. After having heard both sides on the above aspect, I now propose to proceed to record my observations and finding on the preliminary issue. As is evident from the submissions of the parties, there is no consensus on the constitution submitted to the Election Commission of India with consent of both the factions. Likewise, the parties have different points of view.